हैं आप सब क्लास 10 वाले। क्या हो रहा है? मिड टर्म आ गए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो समझ नहीं आया, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, दिमाग की बत्ती गुल है। तो मैं लेके आ गया हूँ आप सबके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए चैप्टर लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर ऐसा है जिससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और क्लास 10 में जो भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स साइंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझना, जबकि इतना मुश्किल है तो नहीं, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ये हो जाता है। और ये बहुत ही ऑब्वियस है, जब क्लास 10th में हम आते हैं तो लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 11th में हम जाते हैं तो वही हमारा पार्टिकल ऑफ रोटेशनल मोशन थोड़ा मुश्किल लगता है, फ्रिक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये 2-3 चैप्टर्स जो हैं वो ऑब्वियस ही हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं बिल्कुल इस चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे हम, और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस कुछ भी ज़्यादा मुश्किल लगेगा नहीं। और जो कोर कॉन्सेप्ट होता है लाइट का, कि लाइट है क्या, लाइट कहाँ से आया, लाइट एक्चुअली में हमें क्या हेल्प करता है, वो सब हम समझ जाएंगे और इसके बाद आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक जो है पहला वो वही है कि व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, व्हाट इज़ लाइट, ये सुनने में बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन लगता है कि आप पढ़ा रहे हो सर, हम तो क्लास 8-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ लाइट। तो इसमें नया क्या बता रहे हो? देखो, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। शायद ऐसा ही कुछ आपने याद किया होगा, या फिर आपने किया होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ। पहले वाले डेफिनेशन पे आते हैं। आपने कहा कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं कह रहा हूँ कि टेल मी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ो, रेडिएशन क्या होता है आप मुझे ये बता दो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रेडिएशन क्या होता है ये तो बता दो, और आप नहीं बता पा रहे, तो कहाँ से आप डेफिनेशन समझ पाए? आपने तो रट लिया कि 1 मार्क का आ जाएगा तो ये बोल देना है, 2 मार्क का आ जाएगा तो ये बोल देना। अरे भैया, ऐसे नहीं चलती फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी जो आपका है ये तो बस शुरुआत है ना। आगे जाओगे तो अगर आपके ऐसे डाउट्स रह गए तो वो फिर रह ही जाएंगे, आप क्लास में पूछ भी नहीं पाओगे किसी को। समझ में आ रही बात? तो चलिए समझते हैं आप बिना किसी देरी के कि क्या हम करने वाले। रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए, फिजिक्स में अगर हम पढ़े रेडिएशन, वैसे तो बहुत डीप मीनिंग है इसका, हायर क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी अगर फ्लो कर रहा है इन एनी पार्टिकुलर मीडियम और विदाउट मीडियम, इट इज़ रेडिएशन। इट इज़ रेडिएशन। क्या सर सच में ऐसा होता है? क्या साउंड भी एक रेडिएशन है क्या? बिल्कुल, साउंड भी एक रेडिएशन, विदाउट अ डाउट साउंड भी एक रेडिएशन। बस डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे डिटेल में कर लेंगे। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि रेडिएशन क्या होता है। मतलब एक एनर्जी अगर एक जगह से, जो सोर्स है उससे चलकर कहीं और तक जा रही है, इसी को हम कहते हैं रेडिएशन। आगे बात समझ में? जी हाँ, बिल्कुल आगे। दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात जहाँ तक आ गई, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब बात आ गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं कि मान लेता हूँ मैं ये हमारा सूरज है, लेट मी टेक द शेप, ये हमारा सूरज है और इससे कुछ रेज ऐसे करके हम तक आ रही है। ये हमारा आईज है, ठीक है, ये हमारा आई है और यहाँ तक आ रही है। ये तो सूरज तो हमें एनर्जी देता है, उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये तो रेडिएशन है सर, आपने पढ़ाया अभी। जी हाँ। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ से आ गई? तो जो लाइट आ रही है ये अपने साथ क्या करती है, ये आती तो ऐसे सीधा है ना, लेकिन इसके दोनों तरफ ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ऊपर नीचे इस तरह से हो गया, दाएं बाएं कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चलती है। मतलब लाइट ऐसे सीधे जा रही है आपकी तरफ और ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नीचे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इसके दाएं बाएं, समझ में आ रही बात?
2D में शायद आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप 3D में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सोर्स ऑफ लाइट है, अगर ये ऐसे लाइट ऊपर की तरफ जा रही है तो एक तो आपके तरफ और मेरे तरफ ऐसे इसके एक वेव बन रही है, और एक इधर की तरफ और इधर की तरफ ऐसे भी एक वेव बन रही है, और दोनों ही जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब 3D में बन रहा है। ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है कि लाइट इधर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब लाइट चलती है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेके चलती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रही है बात? नाउ इट इज क्लियर कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आया, तो लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या सेम ही है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ भी हो सकता है लाइट के अलावा भी। जो सूरज से जो रोशनी हम तक आती है, जो सूरज से रोशनी हम तक आती है, जो रेडिएशन हम तक आती है आई शुड से, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ हमारी जो हम देख पा रहे हैं वही नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें दिखती नहीं है। रेडिएशन ऐसी भी चीज़ें होती हैं कुछ जो हमें दिखती नहीं है, उसमें से सिर्फ एक पोर्शन जो है वो हम देख पाते हैं। वैसे वहाँ पर और भी सारी चीज़ें होती है। सूरज हमें बहुत कुछ हमारी तरफ फेंक के मारता है, कहता है रुक जा अभी बताता हूँ, और ये ले, और वो आता है हमारे तरफ। और हमारी आंखें ऐसी डिज़ाइंड है कि हम एक पार्टिकुलर चीज़ों को ही देख पाते हैं, है ना। वो कहावत है कि जो हम देखना चाहते हैं वही हम देख पाते हैं, यू सी व्हाट यू सीक। तो हम देखना चाहते हैं जो, हमें वही दिखता है, मतलब हमें सिर्फ दिखता है विजिबल रे। क्या दिखता है? विजिबल रे हमें दिखता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन लाइट में और भी चीज़ें है। आ रही बात? क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें और भी चीज़ें होती है, नॉट ओनली द लाइट वी सी, ठीक है। तो सर क्या होता है? और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। पहला तो आप मानो रेडियो वेव्स, ठीक है, फिर मानो माइक्रोवेव्स, ठीक है, फिर मानो इंफ्रारेड, फिर विजिबल हो गया, फिर मानो यूवी रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है, और हम सिर्फ इसमें एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख पाते हैं, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही देख पाते हैं, ठीक है। तो क्यों देख पाते हैं? इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं, और वो 7 डिफरेंट कलर्स जो है हमारे जोन में आ रहा है, तो हम इसको देख पाते हैं। आ रही बात समझ में? तो 7 कलर्स जो विजिबल कलर्स होते हैं, वो जो हमें दिखता है उस पार्ट को हम कहते हैं वाइट लाइट। क्या कहते हैं? वाइट लाइट, वाइट लाइट, ठीक है। तो ये सर कैसा अरेंजमेंट है? ये आपने जो अभी बताया मुझे, ये कैसा अरेंजमेंट है कि सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। ये एक सीक्वेंस है, आपको याद करना पड़ेगा। ये एक सीक्वेंस है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ जो है IR रेज, इसकी ऐसे ये बढ़ती हुई जा रही है, और फ्रीक्वेंसीज जो है वो कम होती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे जा रही है। सबसे पहले रेडियो वेव सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, फिर माइक्रोवेव्स, नाम ही पता चल रहा है, फिर ये इंफ्रारेड, फिर विजिबल, ऐसे। तो ये फ्रीक्वेंसी के वे में ये अरेंज किया गया। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब वेवलेंथ को हम लैम्डा भी लिखते हैं। तो ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन जब बात चली थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ हमने सीखा। अगर इसको याद करना हो सर तो कैसे याद कर सकते हैं? हाँ, इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। एक सेकेंड के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ।
आपको बता देता हूँ यहीं पे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है रेडियो मिर्ची। फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता भी होगा, मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं पढ़ाई था। रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गन। रेडियो, मिर्ची से हो गया आपका माइक्रोवेव्स, आई से हो गया इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से हो गया यूवी रेज, एक्स से हो गया एक्स रेज, गन से हो गया जी से हो गया गामा रेज। तो रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गन, ये आप याद कर सकते हो, ये एक सीक्वेंस है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लिया यहाँ पे। अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ लाइट। ठीक है, लाइट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में चलती है। लाइट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि वो सीधी ही चलती है, वो ऐसे मुड़ नहीं सकती, ये नहीं है। ये सब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पिन होल कैमरा हमने क्लास 8 में देखा, सब कुछ देखा है ना, कि लाइट जो है वो सीधी जाती है। दैट्स वाई शेडो फॉर्म्स। शेडो तो इसीलिए बनता है, हम जानते हैं कि लाइट इधर से आ रही है, ये रास्ता, ये जगह पे मैंने हाथ रख दिया, ये लाइट को ब्लॉक कर दिया और इधर तरफ हमारा शेडो बन जाए। ये सर आप, मुझे पता है सर। हाँ बिल्कुल सर, नहीं आपको नहीं पता है। सुनो, होता क्या है कि जो एक प्रॉपर्टी है लाइट की, जो बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं ना, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन लाइट ये अपने हिसाब से करती है। लाइट कहती है कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा कि मुझे स्ट्रेट पाथ पे चलना है, मेरा मन कर रहा है सीधा जाने का तो मैं सीधा जाऊंगी, अगर मेरा मन कर गया मुड़ने का तो मैं मुड़ूंगा भाई। समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट सीधी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ आ गया बहुत छोटा सा तो वो ऐसे कर्व भी ले सकती है। ये क्या बात हुई? ये तो हिपोक्रेसी है, बिल्कुल हिपोक्रेसी है। तो लाइट की जो ये हिपोक्रेसी है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। मतलब क्या है? कभी कभी लाइट बेंड हो जाती है जब कोई बहुत छोटी सी चीज़ आती है, ना कि उसमें सीधा घुस जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब क्लास 11th में पढ़ लोगे डिफ्रैक्शन, तो सब कुछ पढ़ लोगे आप। तो अभी समझ लो कि लाइट डू बेंड, है ना, कभी कभी वो बेंड हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ मुझे लगता है कि आपका दिया हुआ है इस बार, NCERT ने भी दिया है। देखिए यहाँ पे NCERT में कह रहा है कि if an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around. क्या कह रहा है? Bend around it and not walk through the straight line, and an effect known as diffraction of light. आ रही बात समझ में जो मैंने आपको बताया? Then the light straight line treatment of optics ray using fails. जो हम रे डायग्राम बनाते हैं वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना सच डिफ्रैक्शन लाइट इज थ्रू अ वेव, द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये सब हमारे लिए अभी है नहीं, बट यू कैन रीड NCERT। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लाइट जो है कभी कभी मुड़ भी जाता है और इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्या है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा सर, ट्रांसवर्स वेव, फिर से ये आप कुछ नया बोल रहे हो। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे नहीं जानते। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको बहुत कुछ पता है, आप लोग होशियार बच्चे हो, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होशियार बच्चे। चलिए देखते हैं कितने होशियार। तो ये जो है हमारा एक लाइट रे है, ये रेडिएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है
कि इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, पहली बात तो ये भी है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करता हुआ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये देखो अगर आप ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइट जो ट्रेवल करती है उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो तो इधर है, ईस्टवर्ड, लेकिन ये जो ट्रॉर क्रस्ट बनाते हुए जा रहा है वेव लाइक फॉर्मेशन, ये इसका जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। मतलब कि जिधर को जाना है लाइट को, वो जाता ऐसे नहीं, वो सांप के तरह ऐसे ऐसे जा रहा है, डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे क्रिएट करता हो जाता है। मतलब जो मीडियम का जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो तो ये है, उसको जाना यहाँ से यहाँ है, लेकिन जब ये जा रहा है तो ये इस तरह का वेव फॉर्म करता हुआ कुछ जा रहा है, ठीक है। और जो वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है, ट्रॉ क्रस्ट है, क्रस्ट ट्रॉ, तो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो व्हेन दिस हैपन्स इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। बैटल रोप्स आपने जिम में किया होगा, है ना, उसमें क्या होता है कि वो रस्सी आगे जाती है लेकिन वो ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं, ठीक कहते हैं। अब दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं जिसमें कि वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर प्रोपेगेशन इधर की तरफ हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस भी ऐसे ही करेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा होता है सर, तो ऐसा होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग जितने होते हैं वो सारे, स्प्रिंग को आप दबा दो, उसको आप फिर से छोड़ो तो वो ऐसे, क्या ऐसे ऐसे करने लग जाएगा क्या, नहीं, वो ऐसे 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 करके जाएगा। आ रही बात समझ, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर समझ में आया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बताया ही कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम। तो पहले तो दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये मीडियम क्या है, मीडियम क्या है और इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों नहीं है और किसको ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मीडियम का मतलब है जहाँ पर कुछ भी हो, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, समथिंग समथिंग, है ना। मीडियम मतलब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और कैमरे तक आवाज़ जा रही है तो देयर इज समवन, है ना, जो उसको कैरी कर रहा है, यहाँ से आप तक ले जाने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन स्पेस में कैसे होता है, सूरज तो हमसे बहुत दूर है और हम जानते हैं, हम बहुत तेज बच्चे हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम हैं तो ये कैसा आँख बनाए, ये तो बाइफोकल लेंस लगा हुआ है, चलिए कोई बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से आ रही है और ये क्या, ये पूरा जो है ये क्या है, ये है स्पेस, है ना। इसके बाद शुरू होता है ना हमारा जो अर्थ है, इसके बाद शुरू होता है हमारा अर्थ, तो का एटमॉस्फेयर। तो इसमें कैसे ट्रेवल कर, देयर इज नो पार्टिकल इन द स्पेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेस। ये तो हमें पता ही है ना कि स्पेस इसलिए है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है सर। तो उससे लाइट कैसे ट्रेवल करके हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, हाउ, ये कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने देखा कि जो लाइट वेव है वो ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करती हुई आती है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल्स हैं, तो उसमें वो डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे क्रिएट करता हुआ आएगा। नहीं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा किस में, जो इस तरह से ये हो रहा था ये करेगा किस में। फेयर एनफ, ये समझना भी ठीक ही था। जब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लाइट जो है वो ऐसे चलती हुई वेव बनाती हुई आ रही है, तो ये समझना भी ठीक था कि लाइट तो सीधी जा रही है, प्रोपेगेशन इधर हो रहा है और वो इस तरह से डिस्टरबेंस ट्रॉ क्रस्ट बना रही है क्योंकि कोई पार्टिकल है वहाँ। लेकिन स्पेस में क्या होता है, स्पेस में तो कोई पार्टिकल नहीं, तो वहाँ किस चीज़ में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो लाइट जो है वो एक समझो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम में, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम मतलब कि एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसी चीज़ जिसमें कि वो बीच में है और एक समझो कि एक शील्ड लेके चल रहा है साथ में। क्या होता है कि लाइट को अगर जाना तो सीधा है, ठीक है, वो करता क्या है लाइट के बीच में, और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरह से को प्रोटेक्ट करता हुआ जाता है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लूँ शायद तो आपको समझ में आए बेहतर।
ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करता हुआ जाता है। लाइट सीधी जा रही है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर समझ गया सर, ये तो समझ गया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, जो किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, इससे फ़ायदा क्या होता है आप समझना। जब हम बोलते हैं, साउंड वेव क्रिएट करते हैं, तो साउंड कब बनता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, और एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते 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 आप तक जाती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन से एनर्जी मिलती जा रही है। लाइट के केस में क्या है समझना है, यहाँ पर दो लॉज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। पहला तो जो लॉ है वो है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये किसने कहा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। H.C. ऑर्स्टेड ने कहा, H.C. ऑर्स्टेड ने कहा क्या? तो ऑर्स्टेड ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बेल्स, ये सब हमने पढ़ाई कर ली है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत कुछ पढ़ाई नहीं भी की है और कर भी नहीं पाओगे। क्लास 10th में, जब हम थे क्लास 10th में, तो हमें डायनमो पढ़ने के लिए मिलता था, जनरेटर के लिए पढ़ने के लिए मिलता था, लेकिन अब क्लास 10 से ये सब हट चुका है। तो पहला तो ऑर्स्टेड ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बनाते रहेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। समझ में आ रही बात? मैंने सेल्फ सफिशिएंट क्यों कहा? और हमने पढ़ा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होना। मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, और स्पेस में तो कोई लॉस भी नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से वो स्पेस से भी चलते हुए आ सकते हैं, उनको किसी पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है वाइब्रेशन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसे हेल्प, क्योंकि उनके पास उसके कोर में भी कोर प्रॉपर्टी यही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ही एक फंक्शन है, उसी से आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि उसको स्पेस में वो कैसे चल पाता है? क्योंकि वो एक सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सिस्टम में, और वो दोनों साथ में उसको कैरी कर रही है, और वो उसका रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे को बना रहे, बार बार बना रहे, बार बार बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चलता जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझ में आ गई बात? क्या था कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपगेट। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास एक खुद ही का मीडियम है। चलो, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज कर ली? पहला प्रॉपर्टी तो कर लिया ट्रांसवर्स वेव है, उससे पहले प्रॉपर्टी हमने कर लिया कि स्ट्रेट पाथ, हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है कि जो सोर्स से लाइट हम तक पहुंच पा रही है उसका डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना ले रही है वो लाइट पहुंचने में। तो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा। इन आर केस हम सन से बात करते हैं ना, कि मान लेता हूं कि यहाँ पे एक सन है, ये क्या हो गया, मान लेता हूं यहाँ पे सन है और इस सन को से हम तक रोशनी आ रही है। फिर से एक ये ह्यूमन आई बना रहा हूँ मैं बार बार, है ना, जानवर भी तो होते हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। चलो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि सूरज से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 149.6 समथिंग मिलियन किलोमीटर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना डिस्टेंस है सूरज से हम तक का, अर्थ का एवरेज डिस्टेंस, और यहाँ से रोशनी को हम तक पहुँचने में टाइम कितना लग जाता है, ये तो डिस्टेंस ले लेता हूँ। और टाइम कितना है? टाइम है सर 8 मिनट 20 सेकेंड्स अप्रॉक्स, ये एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, 8 मिनट
20 सेकेंड। तो जब मैं इस दोनों को डिवाइड करूँगा, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, हम बहुत समझदार हैं, हम तो टॉपर हैं, क्लास 8 में हमने झंडे गाड़ दिए, क्लास 9 में, तो अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। तो स्पीड का मतलब है कि डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर अपॉन में 8 मिनट, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.3, तो ये 8.3 मिनट लिख लेता हूँ। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आई वुड गेट समथिंग 3.0 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर लिया? अरे नहीं रे, मैं कोई क्वांटम कंप्यूटर थोड़ी, मुझे याद थी, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट आ गई। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में आई, ये वैक्यूम है ना, वैक्यूम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हम ये मान के चलेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एयर में भी जो है ऑलमोस्ट रिमेन सेम, कोई डाउट नहीं है। नाउ वी गेट द स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद ही रहना चाहिए बहुत बार, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ ली, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन भी के बारे में जान गए, ट्रांसवर्स वेव भी समझ लिया, और स्पीड ऑफ लाइट भी समझ ली। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए